नाजरीन सलाम अलैकुम। आज लखनऊ का रुख करते हैं, सरजमीन लखनऊ और बड़ा इमाम बाड़ा। यूँ तो लखनऊ शहर का नाम आते ही जहन में वो शेर बिजली की तरह दौड़ने लगता है कि कूफे से मिल रहे हैं किसी शहर के अदद। डरता हूँ ए अनीस कहीं लखनऊ ना हो। मीर अनीस मरहूम ने किन हालात में इस शेर को कहा था, उसके पस मंज़र में क्या दर्द छुपा है, शायद वही जानते होंगे। लेकिन मैं जब भी यहाँ आया हूँ या आता हूँ, यहाँ की सखावत, कल्चर, तहजीब व तमद्दुन, शीर बयानी और उर्दू की तर्जुमानी, उर्दू को ज़िंदा रखने की जद्दोजहद यहाँ के आवाम के ज़रिए की जाती है, यकीनन दिल को छू जाती है। इल्म व अदब व ज़ादारी का गहवारा कहलाने वाला यह शहर एक ख़ास मुकाम रखता है। लखनऊ के वारिसान ने तरबीज ज़ादारी के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, जिसका सबूत जगह जगह खानका, मदारिस, ज़ियारतगाहें, खूबसूरत मसाजिद और कदीमी नक्काशी के मुतअद्दिद इमाम बारगाह आज भी सबूत हैं। सबसे पहले बताता चलूँ कि इमाम बारगाह या इमाम बाड़ा उस जगह को कहा जाता है जहाँ आमतौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की अज़ादारी की जाती है। लखनऊ का बड़ा इमाम बाड़ा, जिसे आसफ़ी इमाम बाड़ा भी कहा जाता है, शिया मज़हबी और हिंदुस्तान की कदीमी इमारतों में से एक है, और यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गालिबन इमाम बाड़ा है रकबे के हिसाब से, जिसकी तामीर नवाब आसिफ़ुद्दौला ने की थी। सबसे पहले नवाब आसिफ़ुद्दौला की के सवान हयात पर रोशनी डालना ज़रूरी है। नवाब आसिफ़ुद्दौला 3 नवाब बुरहानुल मलिक, सफदरजंग और शुजाअतुद्दौला के बाद अवध के चौथे नवाब थे। उनकी पैदाइश सन 1748 में फैज़ाबाद में हुई। आप वाली अवध नवाब शुजाअतुद्दौला के बेटे थे। 1775 में वालिद के इंतकाल के बाद मसनद नशीन हुए। उस वक्त दारुल हुकूमत फैज़ाबाद हुआ करता था। आपने उसे लखनऊ को दारुल हुकूमत बनाया। आपका इंतकाल 1997 यानी 1997 में हुआ। आपको तामीरात का बहुत शौक़ था। शाही महल और इमाम बाड़ा मशहूर इमारतों में शुमार होते हैं। आप सिनफ़े शायरी और दीगर उलूम व फ़नून के कदरदान थे और ख़ुद भी बेहतरीन शायर थे। आप उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बान में शेर कहते थे। एक दीवान नवाब साहब की यादगार है, जिनमें गज़लें, रुबाइयाँ, मुसद्दस और एक मसनवी है। तो आइए इमाम बारगाह की तरफ चलते हैं। आसफ़ी यानी बड़ा इमाम बाड़ा की तामीर की वजूहात क्या थी, बहुत ही कम लोग जानते हैं, और बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि 1784 में शहर का हर अमीर व गरीब कहत साली का शिकार हुआ। तो नवाब आसिफ़ुद्दौला ने इस नाजुक हालात पर लोगों को रोज़गार फराहम करने के और पैगम्बर इस्लाम के मज़लूम नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसाली यादगार कायम करने की नीयत से बड़ा इमाम बाड़ा की बुनियाद रखी। चूँकि अमीर लोग दिन में मजदूरी करने से शर्माते थे, इसलिए तामीरात का काम दिन की तरह रात को भी जारी रहता था, ताकि फ़ाक़ाकश अमीर लोग रात के अंधेरे में आकर मज़दूरों में शरीक हो सके और मसनूई रोशनी में काम कर सके। इस तरह 1784 में ये इमाम बाड़ा तामीर कराया गया। यह इमाम बाड़ा जिस माहिर फ़न तामीर ने तैयार किया, उससे ईरानी दिलवी या जहान पूरी लिखा गया। यह इमाम बाड़ा बिलखुसूस हुकूमत और नवाब मोहम्मद या मिर्ज़ा सानी आसिफ़ुद्दौला के दौर में आज़ादारी को फ़रोग़ देने के लिए तामीर किया गया था। ये इमाम बाड़ा लखनऊ की 10 कदीम इमारतों में से एक है। इमाम बाड़ा 10 हिस्सों में मुश्तमिल है, जिसमें रूमी गेट, पहला मरकज़ी दरवाज़ा, नौबत खाना, गोल सहन, सहन और सब्ज़ा दराज, रूबी मस्जिद, आसिफ़ी इमाम बाड़ा की असली इमारत और भूल-भुलैया की खूबसूरत इमारत भी शामिल है। इस इमाम बाड़ा की तामीर में 5 से 7 साल लगे, जिसमें 22,000 मेमार और मज़दूरों ने काम किया। और उस दौर में 50 लाख रुपये से ज़ायद इसकी लागत थी। उस दौर में, आप समझ जाइए। हज़रत इस इमाम बारगाह की हिफाजत के लिए सालाना 5 लाख रुपये खर्च किए जाते थे। इसमें खूबसूरत झाड़ो फानूस, चांदी की ज़रियाँ, सोने और चांदी की ताजिया और ज़रियाँ, सोने के पानी से दीवारों पे नक्काशी खूबसूरती को और चार चांद लगा दी थी। तरह तरह के कीमती पत्थरों से तामीर किया गया यह इमाम बाड़ा आज भी अपना मुकाम रखता है। जो बाद में अंग्रेज़ हुकूमत ये कीमती सामान उठा ले गए, यानी लूट ले गए। आज भी यहाँ 2 महीने 8 दिन आज़ादारी होती है। एक टूरिस्ट का इमाम बाड़े के बारे में इज़हार ख्याल कुछ यूँ था कि मैंने इससे बेहतर किसी दूसरी इमारत का नक्शा नहीं देखा है, जो इतने नफासत, तनू व तनासिब और खुशरौकी के उसूलों पर तैयार किया गया है। हज़रत इस इमाम बारगाह की हिफाजत के लिए
سالانہ 5 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے تھے. اس میں خوبصورت جھاڑ و فانوس، چاندی کی زریں، سونے اور چاندی کی تازیہ اور زریں، سونے کے پانی سے دیواروں پہ نقاشی خوبصورتی کو اور 4 چاند لگاتی تھی. طرح طرح کے قیمتی پتھروں سے تعمیر کیا گیا یہ امام باڑہ آج بھی اپنا مقام رکھتا ہے. جو بعد میں انگریز حکومت یہ قیمتی سامان اٹھا لے گئے، یعنی لوٹ لے گئے. آج بھی یہاں 2 مہینے 8 دن عزاداری ہوتی ہے. ایک ٹورسٹ قائم امباڑے کے بارے میں اظہار خیال کچھ یوں تھا کہ میں نے اس سے بہتر کسی دوسری عمارت کا نقشہ نہیں دیکھا ہے جو اتنے نفاست، تنوع و تناسب اور خوش ذوقی کے اصولوں پر تیار کیا گیا ہے. امام بارگاہ کے ساتھ ہی طویل و عریض آصفی مسجد ہے جسے آصف الدولہ نے امام باڑہ کی تعمیر کے قبل بنوایا تھا. اس مسجد میں ہزاروں نمازیوں کی یک بیک گنجائش ہے. اگرچہ ہندوستان کی گورنمنٹ نے مسجد سمیت امام بارگاہ اور تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، مگر لکھنؤ کے امام جمعہ نے دوبارہ محنت کر کے کوشش کر کے نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت اور مجلس برپا کرنے کی اجازت حاصل کر لی ہے، اور جمعہ کی نماز اور عزاداری کا سلسلہ جاری و ساری ہے. اس مسجد کے پہلے امام جمعہ والجماعت سید دلدار علی نقوی ہوا کرتے تھے، جنہوں نے سب سے پہلے لکھنؤ میں نماز جمعہ قائم کی تھی. آخر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جن محلات کو، امام بارگاہوں کو، مقدس مقاماتوں کو نوابوں نے اور قوم کے بزرگوں نے جاں فشانی کر کے دن رات محنت کر کے تعمیر کی اور کروائی، ہماری نااہلی و کوتاہیوں اور آپس میں متولیان بننے کی خواہش نے دھیرے دھیرے ہاتھوں سے گنوانا شروع کر دیا ہے، اور حکومت ہند اس کا خوب فائدہ اٹھا رہی ہے، اٹھا کر اور تمام تر تعمیرات پر قبضہ کرتی جا رہی ہے. ہم تو اس میں لگے ہیں کہ جمعہ کی نماز ہمارے گروپ کے عالم پڑھائیں گے یا کوئی اور پڑھائے گا. جو سب سے نااہل ہوگا وہ وقف املاک کا مالک ہوگا. گروہی تصادم ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنا ہمارا شیوا بن گیا ہے. ظاہر ہے ایسے حالات میں حکومت تو فائدہ اٹھائے گی. تو متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. آخر میں نواب آصف الدولہ کے کچھ اشعار سنا دوں کہ سینے میں داغ ہے تپش انتظار کا، اب کیا کروں علاج دل داغ دار کا. سیاد اب تو چھوڑ دے آتی ہے فصل گل، سیاد اب تو چھوڑ دے آتی ہے فصل گل، دیکھوں گا ہائے کیونکہ تماشا بہار کا. دوسرا کہتے ہیں کہ صدا سے مجھے سلام کیا، ایک ہی آن میں غلام کیا، لے گیا ننگو نام اب مجھ سے، عشق نے آخر اپنا کام کیا. آج کی باتیں حضرات اختتام پہ پہنچی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو شیئر، لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ. اللہ حافظ. سید ریاض علی، ریاض ڈی پوری.